Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am discussing the paper of PG third semester, that is environmental education, and I am dealing with unit 4, and it is the second topic, that is Project Tiger and Ganga Action Plan Namami Gange. Earlier to this, I have covered Chipko movement, Narmada Bachao Andolan, and Silent Valley movement. Okay. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व रखा जाए, रिवर को रिस्टोर किया जाए और मिशन मोड गवर्नेंस इससे निकल कर आता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का बैकग्राउंड देखें तो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन हैड कोलैप्स्ड फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 40,000 plus in the early 1900s to just 1827 by the 1972 census। यानी कि भारत में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 1900 की शुरुआत में 40,000 से ज्यादा थे, और जो घट के 1972 के सेंसस में सिर्फ 1827 रह गई। अनरेगुलेटेड हंटिंग, मतलब कोई नियंत्रण नहीं है शिकार पे। हैबिटेट लॉस, उनका आवास खत्म हो गया। एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ड्रोव द स्टीप डिक्लाइन, और जंगलों के काटे जाने से ये क्षय हुआ इनकी संख्या में। लॉन्च्ड इन 1973 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू कंजर्व द बंगाल टाइगर एंड इट्स हैबिटेट। तो जब 1972 में पाया गया कि इनकी संख्या इतनी कम रह गई है, तो 1973 में भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, ताकि जो बंगाल टाइगर है उसको सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए, और उसके आवास को भी संरक्षित किया जाए। ऑपरेट्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण का मतलब दायित्व हमारा है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, उसके फ्रेमवर्क, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया ना, तो यही होगा। अब नहीं होगा। तो उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये ऑपरेट करता है। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो बिगेन विद 9 टाइगर रिजर्व्स, है ना, 9 टाइगर रिजर्व से इसकी शुरुआत हुई, इंक्लूडिंग जिम कॉर्बेट, कान्हा, रणथंबोर एंड सुंदरबन। अडॉप्टेड ए कोर बफर स्ट्रेटेजी, एक कोर बफर स्ट्रेटेजी का अनुपालन किया गया। कोर जोन्स केप्ट फ्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो कोर जोन्स थे उनमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड कर दी गई। बफर जोन्स अलाउ रेगुलेटेड को एग्जिस्टेंस बेस्ड यूज, मतलब कोर बफर स्ट्रेटेजी, जो कोर जोन होगा वहां बिल्कुल मनुष्य नहीं जाएंगे, लेकिन जो बफर जोन होगा वहां नियमित, नियंत्रित और को एग्जिस्टेंस बेस्ड यूसेज रहेगा। The National Tiger Conservation Authority was established in 2006 after the सरिस्का टाइगर लोकल एक्सटिंक्शन क्राइसिस ऑफ 2004-5 एक्सपोज्ड इनफोर्समेंट गैप्स। मतलब कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी थी, जो 2006 में स्टैब्लिश की गई, क्यों स्टैब्लिश की गई? क्योंकि सरिस्का टाइगर लोकल एक्सटिंक्शन क्राइसिस पाया गया 2004-5 में। उसने दिखाया, शो किया, एक्सपोज किया, उजागर कर दिया कि इन्फोर्समेंट में गैप है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण किया गया 2006 में। The Wildlife Institute of India conducts the All India Tiger Estimation once every 4 years। ये जो है हर 4 साल में भारतवर्ष में जितने टाइगर हैं उनका एस्टिमेशन करता है। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ, क्या किया गया? 9 से शुरुआत हुई थी। अब भारत के पास 55 से ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं अक्रॉस 18 स्टेट्स, 18 राज्यों में 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगर नंबर्स रोज फ्रॉम अबाउट 1411 इन 2006 टू अप्रोक्सीमेटली 3,682 इन द 22 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। मतलब इतने प्रयासों का फल ये हुआ कि इनकी संख्या जो 2006 में घटकर 1411 रह गई थी, वो लगभग 2022 के सेंसस में 3,682 तक पहुंची है। इंडिया होस्ट्स अराउंड 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। भारत में ही जो दुनिया के जो वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 75% है, मतलब कि बाकी पूरी दुनिया में सिर्फ 25% है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश में इतना नहीं है। इंडिया मेट द St. Petersburg Declaration goal of doubling wild tiger numbers well ahead of the 2020
2022 टारगेट, मतलब कि जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था, जिसका गोल था कि हम वाइल्ड टाइगर के नंबर्स को डबल कर लेंगे, उसको इंडिया ने 2022 से पहले ही पा लिया, ये कह रहा है। ओके। देन अचीवमेंट्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल लार्ज कार्निवोर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसको माना जाता है कि दुनिया का सबसे सफलतम बड़ा कार्निवोर, मतलब जो मांसाहारी पशु हैं, उनके संरक्षण का ये प्रोग्राम है। रिकवरी ऑफ टाइगर हैबिटेट्स हैज हैड कैस्केडिंग बेनिफिट्स फॉर एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स एंड एसोसिएटेड स्पीशीज। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइगर से हमें क्या फायदा है, टाइगर को रख के मतलब वो तो छूट जाए तो मनुष्यों को खा जाएगा, कार्निवोर है। तो इसका फायदा क्या है? आई एम सो सॉरी। इसका फायदा ये है कि पूरे जंगल का इकोसिस्टम को इससे फायदा होता है। जो हम फूड चेन पढ़ते हैं, जो फूड वेब पढ़ते हैं, जो जितने जीव निर्भर हैं उस पे, वो किसको खाता है, विपरीत परिस्थितियों में वो किसको खाता है, सही परिस्थितियों में कौन किसको खाता है, ये पूरा फूड इकोसिस्टम जो होता है उसको लाभ हुआ है। इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस 2023 टू एक्सटेंड कंजर्वेशन कोऑपरेशन टू 7 बिग कैट स्पीशीज ग्लोबली। एक तरह से ये बिग कैट स्पीशीज में आएगा ना, मतलब बड़ी बिल्ली कह सकते हैं आप, तो टाइगर को कहा जा सकता है। तो उसके संरक्षण के लिए भी इंडिया ने लॉन्च किया इंटरनेशनल स्तर पर बिग कैट्स अलायंस 2023 में, ताकि हम इस कंजर्वेशन कोऑपरेशन को और फैलाएं, विस्तार करें इसका। रिजर्व लिंक्ड इको टूरिज्म हैज जनरेटेड लाइवलीहुड्स फॉर लोकल कम्युनिटीज अराउंड सेवरल रिजर्व्स। जो रिजर्व लिंक्ड इको टूरिज्म, मतलब कि आप देखते हैं ना कि इन जंगल सफारी जो लोग भ्रमण करने जाते हैं, तो उसने लाइवलीहुड दिया है, आजीविका दी है लोकल कम्युनिटी के लोगों को, जहाँ सेवरल रिजर्व, जहाँ पे मनुष्य का आवागमन संभव है वहां पे। Then persisting challenges, human wildlife conflict remains significant in areas where tiger and human populations overlap. लेकिन इसकी चुनौती भी है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिमेन सिग्निफिकेंट, मतलब उन स्थानों में जहां पे टाइगर और ह्यूमन की पॉपुलेशन ओवरलैप करती है, वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट का भी विषय रहता है। पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंटिन्यू टू थ्रेटन टाइगर पॉपुलेशंस डिस्पाइट स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट। इतना नियम कानून लगाने के बावजूद भी जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, वो उस अभी भी टाइगर की पॉपुलेशन के लिए खतरा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स फ्रॉम माइनिंग रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और क्या खतरा है? जो हैबिटेट इनका टूट गया, जो जो क्षतिग्रस्त हो गया, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर थे वो खत्म कर दिए गए, कभी खदान खोदने के कारण, कभी सड़क बनाने के लिए, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग prey availability and habitat suitability across several reserves। यानी कि जो पर्यावरण परिवर्तन हुआ है उसने क्या किया है, चेंज कर दिया है। अब आज आज के यॉर्निंग के लिए मुझे क्षमा करिएगा, अब मैं बैठ गई हूँ तो उसको पूरा करके ही उठूंगी, लेकिन शरीर मतलब कि नींद आ रही है शायद, तो पता नहीं चलता, जब बोलने लगो तो पता चलता है। खैर, तो क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, जो प्रे का मतलब यहाँ शिकार है, शिकार की अवेलेबिलिटी को बदल दिया। मतलब पहले कोई कुछ खाता था, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं, तो कोई कुछ और खाने लगा। एंड हैबिटेट सुटेबिलिटी अक्रॉस सेवरल रिजर्व्स, बहुत सारे रिजर्व्स में हैबिटेट की सुटेबिलिटी भी बदल गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और प्रे की अवेलेबिलिटी भी बदल गई है। ओके। देन गंगा एक्शन, मतलब ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रहा। अब गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो 1985 में शुरू हुआ है ये, लॉन्च इन 1985 एज इंडियाज फर्स्ट मेजर रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इन द गंगा। जो हमारी पवित्र गंगा नदी है उनमें प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ये पहला भारत का मेजर मतलब नदी को साफ करने का इनिशिएटिव चलाया गया 1985 में। फेज 1 इसका चला है 1985 से 2000 में, और फेज 2 ने जो एक्सटेंड किया है अपना कवरेज, अब यमुना और गोमती ट्रिब्यूटरीज को भी इसमें जोड़ लिया गया है। तो फेज 1 जो है वो फोकस था कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में, बिल्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, नहीं तो सारा सीवेज नदी में जा रहा था। इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क्स, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया एंड लो कॉस्ट सैनिटेशन, है ना, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया बनाया गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी से क्रीमेशन करा लीजिए, है ना। और फेज 2 जो है वो एक्सटेंड हो गया है और उसका कवरेज भी बढ़ गया है। अब यमुना और गोमती ट्रिब्यूटरीज भी वर्ल्ड वाइडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में जोड़ी जा रही हैं। ओके। देन
वाई दी गंगा एक्शन प्लान हैड लिमिटेड सक्सेस, क्यों ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फ्रीक्वेंटली रैन बिलो कैपेसिटी ड्यू टू पावर शॉर्टेजेस एंड पुअर मेंटेनेंस। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए वो अपनी कैपेसिटी से कम चलते हैं, वहां पे पावर का भी शॉर्टेज है और मेंटेनेंस भी खराब है। वीक कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट्स शेयरिंग द रिवर बेसिन स्लोड कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन। वीक कोऑर्डिनेशन मतलब जो स्टेट्स है उनके बीच में जो समन्वय है वो कमजोर है, इससे रिवर बेसिन जो कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कम होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, पूरा इंडस्ट्री का कचरा जा रहा है उसमें, स्पेशली फ्रॉम टैनरीज एंड फैक्ट्रीज रिमेन्ड लार्जली अनचेक, मतलब अभी भी उस पर कोई चेक नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, वो सब नदी में मिल रहा है जाके। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बन एक्सपेंशन आउटपेस द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर द प्लान। प्लान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है उससे ज्यादा तो जनसंख्या बढ़ जा रही है और शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया 2014 में, एन इंटीग्रेटेड मिशन, मतलब जोड़ के चलाया गया, लॉन्च इन 2014-15 एज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन विद एन इनिशियल outlay ऑफ अबाउट 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए का चलाया गया है। इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसका इम्प्लीमेंट किया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। की पिलर्स इसके क्या है कि हम क्या क्या करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, रिवर सरफेस क्लीन करेंगे, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, पेड़ लगाएंगे, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की मॉनिटरिंग होगी, मतलब जो उद्योगों से कचरा निकल रहा है वो डायरेक्ट नदी में ना जाए, और रूरल सैनिटेशन गंगा ग्राम की भी बात है इसमें। में मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम ए नैरो पॉल्यूशन कंट्रोल फोकस टू ए होलिस्टिक रिवर बेसिन रीस्टोरेशन अप्रोच। मतलब ये बड़ी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें ये मतलब संकीर्ण सिर्फ ये नहीं है कि हमें पॉल्यूशन रोकना है, बल्कि हमें फोकस करना है कि हम एक होलिस्टिक रिवर बेसिन को रीस्टोर कर सकें, रिस्टोर करते में पुनः इसकी स्थापना कर सके। तो अचीवमेंट क्या है नमामि गंगे का कि सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी में अलोंग द रिवर्स मेन स्टेम, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एट मेजर घाट्स, बहुत सारे मेजर घाट पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी हुआ है जैसे वाराणसी और हरिद्वार। इम्प्रूव्ड वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स एट सेवरल मॉनिटरिंग स्टेशन अलोंग द रिवर, रिवर के मतलब कई सारे जो मॉनिटरिंग स्टेशन पे क्वालिटी इंडिकेटर, वाटर क्वालिटी इंडिकेटर लगे हैं, उनमें सुधार हुआ है उनकी यूनिट्स में। राइजिंग गैंगेटिक डॉल्फिन साइटिंग्स एंड इंडिकेटर स्पीशीज फॉर रिवर हेल्थ, गंगा में जो डॉल्फिन की संख्या है, डॉल्फिन ज्यादा देखी जा रही है, ये एक इंडिकेटर है कि रिवर की हेल्थ सुधरी है। इन 2024 द गंगाज रीस्टोरेशन एफर्ट वाज नेम्ड अमंग यूएन एनवायरमेंट्स वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप। 2024 में जो ये गंगा को रीस्टोर करने का एफर्ट चलाया गया उसको यूएन एनवायरमेंट ने वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप से नवाजा है ना। देन ऑनगोइंग चैलेंजेस, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स अलोंग द रिवर कंटिन्यूज टू बी ए कंसर्न। अभी भी जो छोटे कस्बे हैं जहाँ पे इनके प्लांट्स नहीं लगे हैं वहां अनट्रीटेड मतलब बिना ट्रीट किए हुए या आंशिक रूप से ट्रीट किया हुआ सीवेज नदी में जा रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट पर्टिकुलरली फ्रॉम टेनरीज अराउंड कानपुर रिमेन्स ए परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट सोर्स सॉरी, जो कानपुर के एरिया के इर्द गिर्द जो टैनरीज हैं वहां से सबसे ज्यादा विशिष्ट रूप से जो ये औद्योगिक कचरा निकल रहा है वो अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है प्रदूषण के स्रोत के रूप में। इंक्रोचमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बैंक्स कॉम्प्लिकेट्स रिस्टोरेशन एफर्ट्स, जो फूड फ्लड प्लेन्स है मतलब जो जहां बाढ़ आ जाती है उसके बाद जो समतल स्थान बचता है नदी के गुजर जाने के बाद, उस पे जो इंक्रोचमेंट और नदी के किनारों पे जो इंक्रोचमेंट है वो रिस्टोरेशन के काम को मुश्किल बनाते हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड रिड्यूस्ड ग्लेशियल मानसून फ्लो इफेक्ट द रिवर्स नेचुरल सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी। भाई नदी की अपनी भी तो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है, लेकिन क्लाइमेट के चेंज ने और ग्लेशियर और मानसून के कम फ्लो ने इसको पर प्रभावित किया है, मतलब इसको खराब किया है। कंपेरेटिव रिफ्लेक्शन देखें तो बोथ प्रोजेक्ट टाइगर एंड दी गंगा एक्शन प्लान बिगेन एज नैरोली फोकस्ड टॉप डाउन सेंट्रल स्कीम, दोनों ही एक संकीर्ण विचारधारा से उत्पन्न हुए लेकिन बाद में दोनों ही समय के संग डेवलप हुए। प्रोजेक्ट टाइगर को एनटीसीए 2006 का साथ मिला और रिवर क्लीनिंग को नमामि गंगे का 2014 में। इनटू मोर इंटीग्रेटेड मिशन मोड गवर्नेंस मॉडल्स, both illustrate the shift in Indian environmental
governance towards multi-stakeholder ecosystem level approaches rather than single issue interventions। दोनों ही ये दिखाते हैं कि कैसे भारत के जो पर्यावरणीय गवर्नेंस है उसमें कैसे शिफ्ट आया है। अब हम मल्टी स्टेक होल्डर इकोसिस्टम लेवल अप्रोच की बात करते हैं, ना कि सिर्फ सिंगल इश्यू इंटरवेंशन की। बोथ कंटिन्यू टू फेस द शेयर्ड चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग कंजर्वेशन गोल्स विद डेवलपमेंट प्रेशर्स एंड लोकल लाइवलीहुड्स। दोनों के पास दोनों ने ये महसूस किया है, ये चुनौती इनकी शेयर्ड चुनौती है, मतलब उन दोनों की साझेदारी है चुनौती में कि कैसे बैलेंस किया जाए जो पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको विकास के लक्ष्यों के साथ कैसे संतुलित किया जाए, ये प्रेशर हमेशा बना रहता है। ओके, देन की टेक अवे की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में रीबिल्ड इंडियाज वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम 1827 1972 टू अबाउट 3682 2022 थ्रू कोर बफर रिजर्व्स एंड द एनटीसी। ये याद करना पड़ेगा आपको कि 1973 में बना, इसने वाइल्ड जो 1972 में पॉपुलेशन थी 1827, उसको 2022 में लगभग 3682 कर दिया। और क्यों, कैसे किया? कोर बफर रिजर्व्स और एनटीसीए के निर्माण से। गंगा एक्शन प्लान 1985 में चला, इंडिया का पहला फर्स्ट रिवर क्लीनिंग एफर्ट था, बट अचीव लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू वीक कोऑर्डिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। लेकिन इसको सफलता कम मिली क्योंकि समन्वय कमजोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी। नमामि गंगे रिप्लेस्ड नैरो पॉल्यूशन कंट्रोल विद एन इंटीग्रेटेड मिशन मोड रिवर बेसिन रिस्टोरेशन अप्रोच अंडर द एनएमसीजी। नमामि है ना, नमामि गंगे करके जो इसका नाम है। बोथ प्रोग्राम्स रिफ्लेक्ट इंडियाज इवॉल्विंग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फ्रॉम सिंगल इश्यू स्कीम्स टू होलिस्टिक इकोसिस्टम लेवल मिशंस। दोनों ही प्रोग्राम जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया ने कैसे इवॉल्व हुआ है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कैसे बढ़ा है, कैसे उद्भव हुआ है उसका। पहले ही क्या था? सिंगल इश्यू स्कीम्स था, और अब इसका रूप क्या है? होलिस्टिक इकोसिस्टम लेवल मिशंस का हो गया है। ओके, अब आप देख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, बताइए आप। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग, जब ये सरिस्का टाइगर एक्सटेंशन क्राइसिस आया इसकी बात हुई थी। अकॉर्डिंग टू द 2022 ऑल इंडिया 3682 वाली ये है संख्या, ठीक है। देन गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। ओके, मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सेसिव फंडिंग, पुअर एसटीपी, टू मच इंटरनेशनल, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी पुअर एसटीपी कैपेसिटी, अनचेक्ड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये होगा। देन द नमामि गंगे प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये था एनएमसीजी, ठीक है। विच इज a recognized achievement of the नमामि गंगे प्रोग्राम, इंक्रीज सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी एंड राइजिंग गैंगेटिक डॉल्फिन साइटिंग्स, यही अभी बात हुई थी ना पीपीटी में। बोथ प्रोजेक्ट टाइगर एंड नमामि गंगे illustrate a shift in Indian environmental governance toward integrated multi-stakeholder mission mode approaches, ये है। तो चेक योर आंसर्स। पहला वाला 1973 है, फिर सरिस्का टाइगर, ये मैंने सही बताया, सॉरी एक मिनट, ये भी मैंने सही बताया, ये भी सही बताया, ये भी सही बताया, ये भी सही, सारे सही बताए। आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। तो मतलब कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका जो कि आजकल माइनर में एमसीक्यू चल रहा था, तो ठीक है, सभी में अच्छा ही है। कुछ पता चलेगा, कुछ हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, कुछ सवाल पूछे जाएं तो हम बता सकेंगे कि चलो भैया हमने भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा है, तो हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब आई थिंक खत्म है ना? यस, इट इज ऑल ओवर। तो दो टॉपिक हम लोगों ने यूनिट 4 से पढ़ लिए। चिपको, मतलब टॉपिक तो दो दो पीपीटी पढ़ी, टॉपिक कई पढ़े। चिपको मूवमेंट पढ़ा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर आपका साइलेंट वैली मूवमेंट, और फिर अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर एंड गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे। ओके, कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, कैसे बचाया जाए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब के लिए। टाइगर को बचाना इसलिए जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ई फॉरेस्ट का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए जरूरी है, और उसमें हमने सफलता पाई है, अच्छी सफलता पाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, और हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन को पूरा कवर कर लेंगे अब। ओके, थैंक यू।